नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो प्रणाम सर। मच। प्रणाम। नमस्कार। तो ये राहुल गांधी के कुछ विजुअल्स अचानक टेलीविजन चैनलों पर आने शुरू हुए कि किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड किया है। वहाँ उनको रिसीव करने वालों में वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष भी, विधायक दल के नेता भी, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी। तो अशोक गहलोत अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं अभी भी। राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए पहुंच ही गए। मतलब नंबर कम नहीं होने चाहिए, आगे की संभावनाएं बनी रहनी चाहिए। वो क्यों पहुंचे हैं वहां पर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पर कम से कम पहले ये कि प्रदेश कांग्रेस में वहां चल क्या रहा है और ये अशोक गहलोत के मन में क्या है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी राजस्थान में जिस तरह के कांग्रेस के समीकरण हैं, जो आपने एक हमारे राजस्थान के बारे में एक प्रथा सुनी होगी कि रोटी पलट जाती है। पिछले लगभग 30 वर्ष से यहाँ पे कोई भी सरकार को रिपीट नहीं कर पाया है। तो मैं मानता हूँ सर, व्यक्तिगत तौर पे, कि यदि अगर कोई गोल्डन चांस है इस बार सरकार रिपीट करने का, तो वो इसी बार है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस के जो संगठन के तौर पे जो उनके समीकरण हैं, वो सर इस वक्त इस तरह से हैं कुछ कि गहलोत जी और पायलट, जो सचिन पायलट हैं, उनकी तो सर जग जाहिर ही है। लेकिन उसके अलावा सर यहाँ पे अब इनकी इन फाइटिंग की वजह से कुछ और जो फैक्टर्स हैं वो भी निकल के आ गए हैं। जैसे कि हमारे जो अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी लंबे समय से अब यहाँ पे एक जाट नेता के तौर पे उभरे हैं और लंबे समय से अध्यक्ष हैं। तो अब वो देख रहे हैं सर, यही होता है कि भाई अगर दो लोगों की फाइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए कांग्रेस को, यदि अगर हमारी सरकार बनती है, तो मैं एक सीएम कैंडिडेट हो सकता हूँ प्रोबेबल। उसी तरह से सर अगर यंग फेसेस के नाम पे देखें, तो जो अभी विधानसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, टीकाराम जूली, वो भी सर एक SC ST फेस हैं। तो वो भी, और प्रखर वक्ता हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। तो जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है कांग्रेस में, वो भी अपने आप को एक प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट अब देखते हैं। और वैसे तो गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं, वो मतलब जाट फेसेस में यहाँ पे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका तो एक है ही। लेकिन उसके अलावा सर यहाँ पे एक जो ग्रास रूट से जुड़े हुए जो कांग्रेस के बड़े जाट नेता बताए जाते हैं, हरीश चौधरी, वो भी, उनका भी सीएम के लिए अब काफी नाम चलने लगा है। तो प्रोबेबल लिस्ट में सर अब ये लगभग 5 एक लोग हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ समीकरण है सर। अब दूसरी बात यह है सर कि जो आप गहलोत जी वाली बात कर रहे थे, इसमें जो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर, यदि सोनिया गांधी जब तक बहुत सक्रिय रही, तो राजस्थान से यदि अगर 10 जनपद में किसी का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस कह लें या तालमेल था, तो वो हमेशा से गहलोत जी का ही रहा। अब इसमें भी एक फैक्टर है सर कि ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत तौर पे मतलब गहलोत जी के कोई वहां पे कोई बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो। उनके जो पर्टिकुलरली रिलेशंस रहे अहमद पटेल जी की वजह से, अहमद पटेल एक तरह से उनका वहां पे ट्रम्प कार्ड थे। तो अहमद पटेल जी के निधन के बाद और सोनिया गांधी जी की तबीयत थोड़ी सी मतलब हल्की होने के बाद गहलोत जी के इन्फ्लुएंस में थोड़ी कमी तो रही है। उसके अलावा सर एक और भी फैक्टर जो हो जाता है कि पिछली बार जो यहाँ पे सरकार थी कांग्रेस की, उस समय भी ऐसा हुआ था कि सचिन पायलट से वादा किया गया था कि जिस तरह से अभी हमने कर्नाटका में देखा, 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। लेकिन जब 2.5 वर्ष पूरे हुए और अशोक गहलोत जी को मतलब पूरी कोशिश करी गई कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि यहाँ पे लीडरशिप का बदलाव हो, तो गहलोत जी हैड पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने कह दिया कि भैया अभी तो राजस्थान को संभालने के लिए मेरा ही बना रहना जरूरी है। इनफैक्ट सर बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है ऑफर कर दिया गया था। और ये सब चीज सर ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा की बातें कर रहा हूँ, ये सब कैमरास पे सबके सामने हो रहा था।
अशोक यहाँ पे, अजय माकन जी यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पे आए थे, बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स आए थे। और फिर ये होता था सर कि कभी गहलोत जी स्वयं, कभी अपने खास मंत्रियों के थ्रू ये कहलवा देते थे कि भाई अगर मेरी सेंटर में इतनी ज्यादा जरूरत है तो मैं राष्ट्रीय पद का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पद जो है दोनों संभाल लूंगा, लेकिन राजस्थान तो अभी में रहना मेरा बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपने देखा ही होगा सर कि जिस तरह से मतलब और सच्चाई एक ये भी है सर कि 2013 से लेके और 18 तक जो यहाँ पे बीजेपी की जब सरकार थी तो उस समय सचिन पायलट यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और जिस तरह से उन्होंने जनता की लड़ाई सड़क पे लड़ी, मतलब वाकई में डंडे खाए, चोटें आई, फिजिकली दिखता था, तो जनता ने एक तरह से सर उस जीत का सेहरा जो है वो सचिन पायलट के सर माथे बांधा था। तो जनता की अपेक्षा थी कि सचिन पायलट को बनाया जाए। तो जब कोई डिजर्विंग होता है और उसको नहीं मिलता है तो उसका मन भटकता भी है। तो आपको ध्यान ही होगा कि मानेसर में क्या हुआ था। लंबे समय के लिए सचिन पायलट वहां पे रहे और बीजेपी से टच में थे, बैठा नहीं वो मामला। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं सर कि अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी जी को वहां पे मौका मिला, कहीं सचिन पायलट आ गए होते और कहीं उनको यहाँ मौका मिल जाता तो जो उनकी एज है, लंबे समय तक राजस्थान में वो राज कर सकते थे। आई थिंक इट वॉज अ मिस्टेक, बट ठीक है सर। अब दूसरी बात जो है सर कि ये राहुल गांधी जी जहाँ पे आए हुए हैं, ये बेसिकली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है सर। और मुझे नहीं लगता कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले चुनावों में होने वाला है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है सर, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी भी राजस्थान में इस बात ने अभी तूल नहीं पकड़ी है। क्योंकि बेसिकली कम मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे इस तरह की बातें ज्यादा नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है सर कि एक जो राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा जो अगले इलेक्शंस में आने वाला है, जिसको कांग्रेस अभी शायद फोर्सी नहीं कर रही और राहुल गांधी जी के तो बस की ही नहीं है इसको हैंडल करना, वो ये होने वाला है कि सर जिस तरह से 2024 के बाद पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हमने रिसेंटली देखा, बिहार में भी जिस तरह के नंबर्स पे बीजेपी पहुंच गई, और दिल्ली और जो हरियाणा था सर जहाँ की एक्सपेक्ट कर रहा था, लोग कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी लेकिन बन गई। तो 2024 के बाद सर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। और उसमें सर मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानता हूं कि पिछली बार जो राजस्थान में चुनाव हुए थे, पहली बार सर वो कन्हैया लाल जी का जो पर्टिकुलरली उदयपुर में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सर एक तुष्टीकरण बहुत बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस के राज में जिस तरह से सर यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ था जो कि जिसमें एक मतलब सामान्य एक मुस्लिम युवक की एक रोड रेज इंसिडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन वहां कांग्रेस के मंत्रियों ने पहुंच के सर 50 लाख का चेक, दूध की डेयरी, सरकारी नौकरी, सब कुछ उनको दे दिया था। और वहीं दूसरी तरफ जो कन्हैया लाल जी की फैमिली थी, उनको कोई 2-2.5 लाख उस समय तक दिए गए थे सर। बाद में तो प्रेशर में दिए, लेकिन तब तक वो तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इस बार, अब ये पता नहीं सर ये किस तरह से प्रशिक्षण शिविर में ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, लेकिन इस बार जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे तो यदि अगर आरएसएस और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जनता में एक ठीक तरह से माहौल बना पाते हैं तो जनता उनसे ये सवाल करेगी कि लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं प्रभु श्री राम को के मंदिर को बने हुए, और आपके जो सो कॉल्ड जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनमें से आज तक कोई भी अयोध्या क्यों नहीं गया या माथा टेकने क्यों नहीं गया प्रभु श्री राम के यहाँ। जो अभी बीजेपी की सरकार है उसने तो उसके लिए विशेष ट्रेन, प्लेन, बस सब कुछ चलवाई। और आज मतलब ठीक है क्योंकि अभी अनुभव कम है तो भजन लाल जी को लेके आप प्रशासनिक तौर पे कुछ सवाल उठ सकते हैं, परंतु जो एक कुछ तो मैं ऐसा पर्टिकुलरली मानता हूं सर कि अगर बीजेपी बाय द एंड ऑफ दिस कार्यकाल इतना एक कर लेती है कि पब्लिक में जो डिसकंटेंट होता है, बेसिक डिसकंटेंट जो हर सरकार में होता है, उसको अगर मैनेज कर लेती है तो मुझे लग रहा है सर कि बीजेपी के लिए इस बार एक बहुत बड़ा चांस है। और गहलोत जी की जो आपने एक बात करी उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर कि क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से उनका 10 जनपद में
क्योंकि सर देखिए 10 जनपद की एक खासियत है कि ये जो गहलोत जी ने उनकी जो पिछली बार बात नहीं मानी थी, एक तरह से विद्रोह ही कर दिया था। तो विद्रोह जो होता है सर वो किसी डायनेस्टी को पसंद नहीं होती। तो अगर इस बार तो मुझे सर, और राहुल गांधी जी की एक बात है सर, वो अपने आप को बेसिकली पार्टी का, जिसे कहते हैं ना कि आइडियोलॉजिकल स्पीयर हेड समझते हैं। वो ज्यादा सर संगठन की पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी वगैरह ज्यादा देखती हैं। तो अब इसमें जो एक बहुत, और जो राहुल गांधी भी उस पर डिपेंड करते हैं, जो उनकी कॉटरी है, मतलब जैसे केसी वेणुगोपाल हो गए, वो भी अभी रिसेंटली राजस्थान आए थे। आपने देखा होगा सर कि अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई सर कि जब सिद्धारमैया जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया, तो उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया जा रहा था। उसके बाद कि भाई आप यहाँ पे आए तो ये तय कर लिया जाए कि आप दिल्ली आना चाहेंगे, आगे कैसे देखते हैं, या कर्नाटका में ही रहना चाहेंगे, कुछ रोल डिसाइड करना था। तो उस दिन जब वो दिल्ली आ रहे थे सर, तो उनके विमान में अचानक से सर कुछ खराबी हुई, या मौसम मौसम का कुछ बताया गया, और वो जयपुर लैंड कर गए सर रात को करीब 11 बजे। और जब वो 11 बजे जयपुर में लैंड करे, तो इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद एक गहलोत जी वहां पे पहुंच गए एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए सर। तो ये बड़ी विचित्र घटना थी, क्योंकि गहलोत जी से तो बेटर कौन हो सकता है ये समझाने के लिए कि गांधी परिवार को किस तरह से उसके साथ नेगोशिएट करना है, क्योंकि उसमें वो पिछली बार सफल रहे थे। अब सर दूसरी बात इसमें यह भी है कि भले ही गहलोत जी गांधी परिवार के साथ अपने समीकरणों में अब थोड़े वीक हो रहे हों, लेकिन एक बात है सर कि अगर यदि वो जीत नहीं सकते तो हरवाने का दम तो अवश्य रखते हैं सर। तो इसी सब फैक्टर्स की वजह से मैं कह रहा हूं सर कि मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास इस बार एक गोल्डन चांस है राजस्थान में यहाँ की प्रथा को बदलने का। सर आप म्यूट पे हैं, सॉरी। तो 5 मुख्यमंत्री के चेहरे कांग्रेस के राजस्थान में तैयार हैं। बिल्कुल सर। तो वहां तो पहले भी जब केवल 2 ही चेहरे थे, तब भी जूतों में दाल बंटती थी और रायता बिखरता था। और हमने देखा है कि कर्नाटक में 2023 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो 5 दिन तक माथापच्ची चलती रही। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, कुछ दूसरे लोग, रणदीप सुरजेवाला, 5 दिन तक सींग सुलझाते रहे। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक डिप्टी बनेगा और एक मुख्यमंत्री बनेगा। अभी केरल में 10-12 दिन से ज्यादा समय लग गया, 15 दिन का समय लग गया चीफ मिनिस्टर तय होने में। तो अभी तो चुनाव भी 2028 में जाकर के हैं, और उससे पहले ही अगर 5-5 दावेदार हैं, और मैं इसे तो खैर सुखद ही मानता हूं कि चलो किसी राज्य में तो एक प्रशिक्षण शिविर लगाया, एक चिंतन शिविर लगाया कांग्रेस ने। तो क्या राजस्थान को अपने लिए ज्यादा उपजाऊ मानती है कांग्रेस, या ये दिमाग में है कि 5 साल बाद तो उलट पुलट होनी ही है, इसलिए वहां सक्रियता बढ़ाई है, ताकि राहुल गांधी को कम से कम किसी स्टेट का तो एक क्रेडिट मिल जाए कि हाँ, राहुल गांधी तो 1.5-2 साल पहले ही सक्रिय हो गए थे। तो राजस्थान का क्रेडिट कम से कम राहुल गांधी को मिल जाए अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आती है तो। देखिए सर, यही एक कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि कांग्रेस शायद इस खुशफहमी या गलतफहमी में चल रही है कि भाई राजस्थान तो वो स्टेट है जहां हर 5 साल में सरकार बदलनी ही है। तो जो भी थोड़ा बहुत जनता में डिसकंटेंट होता है उसको कैटलाइज करके हम यहाँ पे सरकार तो बदल ही लेंगे। तो नेक्स्ट जो इनका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि देखिए सर, एम छत्तीसगढ़ बीच में एक बार के लिए गड़बड़ हो गया, अदरवाइज रमन सिंह जी का समय देखेंगे तो लंबे समय तक 15 साल वहां पे सरकार बीजेपी की बनती रही। एमपी में हम देख ही रहे हैं, वो बीच में एक फेज आया कमलनाथ वाला, अदरवाइज तो सर वहां पे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वहां पे सरकार बन गई। नहीं तो वहां भी सर लंबे समय से तो उनको तो अब जो नेक्स्ट बड़ा जो होप है कांग्रेस को वो राजस्थान में ही है। और देखिए सर, ये जो आपने बाकी स्टेट्स की, ये जो केरल की बात करी,
अब ये भी जो स्टेट्स हैं सर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो अभी जो 4 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, आप चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे केरला की बात कर लें, चाहे तेलंगाना की बात कर लें, और चौथा सर जो इनका हो गया, अभी सर रिसेंटली इनका क्या हुआ, हिमाचल, केरला, तेलंगाना, और एक और कौन सा स्टेट है सर इनका, एक स्टेट और है ना सर इनका चौथा, हिमाचल, केरला, तेलंगाना, और सर एक कौन सा हुआ सर, दिमाग से निकल रहा है सर, बट एनीवे जो इनके जो 4 स्टेट्स हैं सर आज की डेट में, उसमें से सर आज 3 के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं, वो बेसिकली कर्नाटक है। मेरा माइक बंद बिल्कुल हो गया था, मैं बता नहीं बिल्कुल पाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर्नाटक, सॉरी। तो अब ये सर इन 4 में से जो 3 स्टेट्स हैं, इसमें देखिए सर कि जो जिसको ये लोग प्रियंका गुट कहते हैं, या प्रियंका के कॉन्फिडेंट्स जो हैं, वो लोग सर अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक चौथा जो आप तेलंगाना कह लीजिए, वो तो सर आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले, मतलब खुले तौर पे रेवंत रेड्डी कह रहे थे मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं खुद ही यहाँ का हाई कमान हूँ। वो तो खुद ही कहते हैं कि मेरा कोई हाई कमान नहीं है। तो राहुल गांधी जी की जो संगठन के, जैसा मैं आपको बता रहा था सर, कि वो पकड़ लगभग खत्म है। लेकिन गहलोत जी की अगेन सर एक बात पे मैं आऊंगा कि देखिए, गहलोत जी जब भी मुख्यमंत्री बने ना, वो एक विचित्र बात यह है कि जिसका भी नाम चलने लगता है वो आदमी राजस्थान में इलेक्शन हार जाता है। चाहे मतलब वो व्यक्ति राजस्थान में मतलब बेसिकली सीएम नहीं बन पाता, उसके ऐसे समीकरण, मतलब बेसिकली इससे पहले भी सर जब 2008 में भी जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई थी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नाम चलता था एक सीपी जोशी जी का, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, बाद में यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बने। और तो उनके साथ भी सर यही हुआ था कि वो एक वोट से इलेक्शन हार गए थे सर। तो वहां पे क्या था कि अशोक गहलोत जी जिस जाति से हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्युएंसी थी उसमें एक इंडिपेंडेंट माली कैंडिडेट खड़ा हो गया था सर, और वो हार गए थे। तो मैं जैसा आपको ये निवेदन कर रहा था कि गहलोत जी को हरवाने आता है सर, जीतना भले ही नहीं आता हो। और खबर ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि यहाँ का जितना भी जो युवा वर्ग का जो संगठन है, वो बहुत मजबूती से सचिन पायलट जी के पीछे खड़ा होता दिख रहा है। खबर ये, और सेंटर से भी खबर ये है सर, जो कांग्रेस को कवर करते हैं क्लोजली, वो लोग ये बताते हैं सर कि सचिन पायलट जी को बोल दिया गया है कि इस बार जब आप अपने जयपुर जाएं तो अपने बैग्स पैक करके ही जाएं। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को हरवाना तो जानते हैं। वैसे तो राजस्थान के संदर्भ में तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता भी जानते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर दी थी, की थी कि नहीं की थी, लेकिन बाहर छवि यही बन गई थी कि बड़ी एरोगेंट है, किसी की सुनती नहीं है, उनका तौर तरीका अलग तरीके के शासन का है। एक नारा चल निकला था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। तो ये भले ही परसेप्शन हो बाहर, लेकिन नुकसान तो हुआ बीजेपी को उस चीज का। सर वो अनफॉर्चुनेट था। मैं अगर व्यक्तिगत सोचूं तो वसुंधरा जी की एक जो बहुत बड़ी कमी रही, और ये बात भी सही है सर कि उनको लोग एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमेशा उनका अप्रिसिएशन होता है। लेकिन वही है सर कि कई बार क्या होता है, हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं सर। तो मैं समझता हूं कि लीडर के लिए, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए जितना जरूरी होता है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना, उतना ही जरूरी होता है सर जनता के बीच में भी जाना। वो थोड़ा सा सर आई थिंक ओवरली अपने काम पे फोकस्ड रही। जैसे सर मैंने देखा कि एक बड़ी कॉमन सी बात यहाँ पे, ये जो वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाली बात, ये सर मतलब जो नारा उठाया गया था, ये कांग्रेस के लीडर के थ्रू ही बनाया गया था, लेकिन वो चल गया। और दूसरी बात सर, जैसे इनके बारे में एक मामला चलता था सर, एक कहते थे कि 8 PM नो सीएम, एक उनके बारे में यहाँ पे बात चलती थी। लेकिन उसकी भी मोटा मोटी सच्चाई ये थी सर कि यहाँ पे एक महिला होने के कारण सर, वो 8 बजे के बाद मतलब घर पे हर किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। तो जो जिन टाइप के लोगों में डिसकंटेंट हो जाता था, तो उन्होंने इस तरह की बातें शहर में शुरू कर दी।
बट मैं तो सर और फ्रैंकली सर यहाँ पे जितनी भी लोग बातें करें, मैंने कम से कम जितना भी पर्सनली ऑब्जर्व करा, वसुंधरा जी ने यहाँ पे किसी भी तरह की ना तो इलेक्शन के समय कोई अनुशासनहीनता करी, और तब से लेके आज तक भी ये जो सरकार 2.5 वर्ष की चल रही है, उनका कद सर मैं समझता हूँ कम से कम राजनीति में जो उनका कद है वो राजस्थान में बीजेपी में सबसे बड़ा है। लेकिन उसके बाद भी सर मैंने तो उनकी तरफ से कोई अनुशासनहीनता इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देखी नहीं। लेकिन हाँ ठीक है सर, मतलब अब ये कह देना कि इंट्रा पार्टी गुटबाजी नहीं होती हो, ये तो सर प्रैक्टिकल बात नहीं है। कंपटीशन होता है तो ये सब होता है, बट मैं नहीं, ये ज्यादा बड़ी समस्या सर कांग्रेस में है। इसका कारण भी अगेन सर लीडरशिप की पकड़ है। मतलब जब भजन लाल जी की आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये है सर कि क्योंकि वो मोदी के कैंडिडेट हैं या अमित शाह के कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी में सर ये जो मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भजन लाल जी के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ इंटरनल एजेंडा चला ले या ये कर ले। ऑन दी अदर हैंड सर लेकिन कांग्रेस देखने में आता है कि बहुत सारे यूट्यूबर, कुछ मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया के अंग, वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन कर देना चाहिए, भजन लाल तो डुबो देंगे पार्टी को। इस तरह की बातें कुछ लोग क्यों करते हैं? ये पसंद और नापसंदगी का मसला है या कुछ और इसमें तथ्य हैं? देखिए सर, मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानता हूँ कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भजन लाल जी को एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव पहले से नहीं है। वो जैसे जो एक बीजेपी में एक जो नई प्रथा चालू हुई है कि हालांकि मैं इससे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे सहमत नहीं होता हूँ कि और लेकिन सर ये क्या है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं कई बार, जो लंबे समय से आपके साथ जो संगठन का काम करते रहे हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में मतलब अपनी सेवाएं देते रहे, कभी ना कभी तो आप उन्हें रिवॉर्ड करोगे ना। तो लेकिन सर मुझे लगता है कि वो जो रिवॉर्ड करने की प्रथा है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जब तक वो व्यक्ति ऊपर पहुंचे तो उसको प्रशासन का अनुभव हो जाए सर। नहीं तो ऊपर जैसे सर मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में आज की डेट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भजन लाल जी की इंटेंट की नहीं है, हिज एबिलिटी टू मैनेज द ब्यूरोक्रेसी है सर। राजस्थान में सर सबसे बड़ी समस्या और सर अब ये क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को अगर आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे या ब्यूरोक्रेसी अगर यहाँ पे खराब कर रही है, तो प्रॉब्लम ये है सर कि जनता ये सब थोड़ी सोचेगी। जनता भाई, ब्यूरोक्रेसी को चलाने का भी तो दायित्व नेता का ही है ना। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप नहीं ठीक से मैनेज कर पा रहे तो वो भी सरकार का ही फेलियर। तो ये ओवरऑल समस्याएं हैं सर। लेकिन मैं मानता हूं कि अब जैसे एक बात है सर कि यहाँ की सरकार पे 2.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया, कुछ बेसिक्स तो एकदम ठीक रहे हैं सर। मतलब ठीक है, अब डिसकंटेंट तो सर एक डेमोक्रेसी में होता ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई स्कैम नहीं हुआ सर। कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब भजन लाल जी की व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पे कोई प्रश्न नहीं उठे सर। तो हाँ ये जरूर है सर कि एक ये यहाँ पे हमेशा एक बातें उठती हैं इस तरह की कि जो ब्यूरोक्रेसी को लेके जो पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है, और जनता के तो। लेकिन मैं अगेन ये इसी बात पे आऊंगा सर कि बीजेपी के पास यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, उनको कोई यहाँ पे कोई चमत्कार करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो सामान्य प्रशासन जो लोगों को एक उम्मीद होती है वो देना है, और जनता में जो एक डिसकंटेंट जो अलग अलग हो जाता है जगहों पे, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसको किस तरह से दूर करना है। अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में उस डिसकंटेंट को रिकॉग्नाइज करके वो कार्यकर्ता वापस सरकार के पास लेके आए और सरकार यदि उनको एड्रेस कर ले, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी इशू है सर। बाकी नेतृत्व परिवर्तन का जहां तक सवाल है सर, मैं मानता हूं कि इसके बारे में यदि अगर कोई हम और आप जैसे लोग सोच रहे हैं, तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस पे चिंतन कर रहा होगा सर। लेकिन इधर एक और घटना हुई है, वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से पूरे परिवार के साथ मिली हैं, बच्चों के जी साथ सर। मिली हैं।
क्योंकि बीच में ये खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसको लेकर के थोड़ी नाराज़ हैं, नाखुश हैं। जब पर्ची उनके हाथ में दी गई थी, तो भी वो चौंक गई थी उस पर्ची का नाम पढ़ कर के, और बीच में लगभग कट ऑफ था शीर्ष नेतृत्व के साथ। अब अचानक से मोदी जी के पास जाना, परिवार के साथ जाना, हँसी-खुशी में फ़ोटो खिंचवाना, वो फ़ोटो बाहर आना, ये सब क्या दर्शाता है? क्या संकेत और संदेश हैं? सर देखिए, एक तो सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में कि ये जो हमारे देश में जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं ना सर, मतलब सर हर नेता में इतनी परिपक्वता होती है, जो सार्वजनिक जीवन में जिसका इतना लंबा अनुभव होता है, यदि अगर उसके कोई मन में बात हो भी ना, तो वो इस तरह से अपनी ज़ुबान या बॉडी सिग्नल्स में नहीं आने देता सर। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पे अगर नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि वसुंधरा जी को पर्ची खोलने पे पता चला होगा। मैं मानता हूँ कि वसुंधरा जी को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया गया होगा समय से बहुत पहले कि भई इस बार हम आपको नहीं, कुछ यहाँ पे नया करने जा रहे हैं। तो ये चौंकने-वौंकने वाली बात तो सर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये सब मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे आज राहुल गांधी जी वहाँ पे वो निकले एयरपोर्ट पे, तो लोग कहने लगे कि सचिन पायलट को ऐसे देख रहे थे और गहलोत जी को ऐसे देख रहे थे। ऐसे थोड़ी होता है सर, हर कैमरा एंगल पे हर तस्वीर बदल जाती है। बट ये है सर कि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तो ये कि सर शीर्ष नेतृत्व भी जो है, वो अच्छी तरह से जानता है कि वसुंधरा राजे जी का राजस्थान में क्या कद है। प्लस सर इसके अलावा वसुंधरा राजे उन लोगों में से नहीं है, जिस तरह की मैंने उनको देखा है कि वो जो एक होता है ना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब मैं पार्टी को भी बर्बाद कर दूंगी या पाला बदल लूंगी या इस तरह का, वो इस तरह की लीडर नहीं है सर। उनको पता है कि उनको जो जीवन में हासिल हुआ है वो भाजपा की वजह से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा या नहीं होगा वो भाजपा की वजह से ही होगा। तो मैच्योर्ड लीडर हैं सर, और मैं मानता हूं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे कि मोदी जी में भी ये एबिलिटी है सर कि वो हार्श डिसीजंस ले सकते हैं कभी-कभी, जो कि समय की मांग के अनुसार, लेकिन उससे उनके कभी भी व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते। आप देखिए सर कि जब एक ऐसा डिस्कंटेंट हुआ, तो रविशंकर प्रसाद जैसे और प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं को भी अब मतलब मिनिस्ट्रीज से सर बेदखल किया गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध उनसे खराब हो जाएंगे। ये बहुत पुराने सर दशकों के संबंध हैं संगठन में साथ काम करने के। तो मैं तो मतलब आई डोंट रीड अ लॉट इनटू इट, लेकिन हाँ, इस बात की कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है सर कि ये जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, जैसे यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं सर कि यदि उनको एक बहुत बड़ा जो हर्डल है वसुंधरा जी को एक अगर कभी वापस लाने की जो बात होती है, तो एक बहुत बड़ा हर्डल है, वो ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज को कैसे फेस करेंगे कि यार ये हमारा ही डिसीजन था, तो हमने एक तरह से मतलब गलत डिसीजन लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व की जो एक अमेजिंग बात मुझे लगती है वो यही है कि उन्हें अगर वो सही लगता है ना, तो वो कन्विक्शन के साथ करते हैं उस चीज को। वो अल्टीमेटली वो ये देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति होगा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकेगा, जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्लैरिटी उनमें रहती है सर, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद एकलव्य, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार।